कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दोस्तों, यह कमेंट यशवीर सिंह के द्वारा यशवीर सिंह के माध्यम से लिखा जाता है और मैं उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दोस्तों, आप भी कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जवाब देता हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी, एक बार आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और क्या कर रहे हैं इस समय। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई और क्या हो रहा है घर की कारोबार। तो दोस्तों, मैं आज उपस्थित हो चुका हूँ आज अपना टॉपिक लेकर के, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन हिस्ट्री का पार्ट है, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है और सिंधु सभ्यता के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। और इसे हालांकि सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसके लिए अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। जिस स्थान पर जैसे जैसे खुदाई होती चली गई, उसी वैसे वैसे ही उसका नाम रखाता चला गया। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, और जितने भी इम्पोर्टेंट्स बनेंगे क्वेश्चन, जैसे कि आपसे पूछ लिया कि पाकिस्तान से कौन कौन से स्थल खोजे गए। पाकिस्तान में यदि बेसिकली कोई प्रांत दे दिया, सिंध प्रांत से, बलूचिस्तान प्रांत से और पंजाब प्रांत से, इस सब प्रांत से जैसे कि बोल दिया, या फिर गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर से, इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि किस स्टेट में कौन से स्थल खोजे गए हैं, कौन से स्थल उत्खनन प्राप्त हुए हैं, तो वो सब आज हम लोग देखने का प्रयास करूँगा। हाँ दोस्तों, उम्मीद करूँगा कि आप सभी को याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा और आप इतना सोच नहीं सकते कि ऐसा जादू आज की क्लास में होने वाला है। तो दोस्तों, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा और उम्मीद चाहूँगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, चालू करते हैं आज हम लोग अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर एक मैप बनाए हैं, जिसे भारत का मैप कहा जाता है, भारत का मानचित्र कहा जाता है। हालांकि बनाए हैं जैसे टूटी फूटी राइटिंग में, टूटी फूटी कलाकारी में बनाया हूँ। फिलहाल हमारा मेन मकसद है इसमें स्टेट को दर्शाना, किस प्रकार से कौन कौन से स्टेट हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, उसी को हम लोग ध्यान में रख करके हम पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करूँगा। और हाँ दोस्तों, यदि आपको स्टेट बाय स्टेट आपको पढ़ाया जाए या आपको बताया जाए तो वो जल्दी याद होता है। और यदि आपको बता दिया जाए कि यहाँ से सिंध प्रांत से इतना लिए गए हैं, ऐसे ऐसे मतलब बहुत से यदि ऐसे बता दिया जाता है तो आपके माइंड में उतना क्लिक नहीं कर पाता है। तो हम सोचे कि यार क्यों ना इसको मैप के जरिए बताया जाए, मैप के जरिए को समझाया जाए, ताकि आप सभी को लंबे समय तक याद रहे। तो दोस्तों, बस आप आ जाइए, जुड़ जाइएगा और हो सकेगा तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये भारत का मैप है। भारत के मैप में ये जो कहते हैं सिंधु नदी कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में आकर के गिर जाता है सिंधु नदी। अब एक बात की बात है तो वर्ल्ड जियोग्राफी में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए, यार थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करने का प्रयास करता हूँ। ये जो है, चलो अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, इधर का साइड जो हमारा है इस प्रकार से हमारा क्या है, पाकिस्तान है ना। अब पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के इधर क्या है, इधर जो इससे मुंडी से लगता है, इधर क्या है हमारा, अफगानिस्तान है। अब आपको मालूम होगा अफगानिस्तान कैसा है, पाकिस्तान कैसा है, बगल में पड़ोसी राज्य है, जैसे कहा जाता है सबसे कट्टर राज्य कौन सा है, पाकिस्तान है। यानी कि हमारा विपक्षी राज्य पाकिस्तान कह सकते हैं, पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान है, ये हमारा अफगानिस्तान है, जो कि अफगानिस्तान का सीमा रेखा जम्मू कश्मीर से लगता है, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता
है। तो देख सकते हैं यहाँ से इस प्रकार से लगा हुआ है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपनी मेन मुद्दे की तरफ से। आप लोग बहुत सोच चुके होंगे कि कब ये बंदा चालू करे, हम कब पढ़ना चालू कर दें। तो दोस्तों अब बस इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ से खोजे गए हैं। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए, यानी कि देखिए सबसे पहले क्या हम यहाँ पर लिख देते हैं चलिए अच्छा लिख देते हैं भारत में ना, भारत में कितने स्थल खोजे गए हैं, भारत में कितने स्थल खोजे गए हैं। तो भारत में 900 स्थल खोजे गए हैं, 900 स्थल खोजे गए हैं। पीओके पाक में कितने पाकिस्तान में कितने खोजे गए हैं। तो पाकिस्तान में 598 खोजे गए हैं। अब कहोगे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान में कितने खोजे गए हैं। तो अफगानिस्तान में मात्र 2 खोजे गए हैं। अब देखिए अफगानिस्तान में मात्र 2 खोजे गए हैं। तो अब हम चलते हैं पहले अफ़गानिस्तान में, और कहोगे कि भाई भारत में 900 खोजे गए हैं, पाकिस्तान में 598 खोजे गए हैं, तो सबको पढ़ना हमको उचित पड़ेगा। नहीं मेरे दोस्त, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, कुछ हमको पढ़ने योग्य होगा, जहाँ से हमको अधिक जानकारी मिलती है, जहाँ से हमारे एग्ज़ाम में अधिक क्वेश्चन पूछता है, हम उसी को पढ़ेंगे। अब हम 500 नहीं याद करेंगे 2-3 नंबर के लिए, हम उतना ही याद करेंगे जितना पेपर में आता है, और हम उतना याद करेंगे जितना पेपर में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं कि भारत में 900, पाक में 598, अफगानिस्तान में 2। तो अब हम इसको चलते हैं थोड़ा सा कैटेगरी करते हुए कि अफगानिस्तान में 2 है, तो अफगानिस्तान में 2 है, तो पहले हम अफगानिस्तान के 2 को याद करने का प्रयास करेंगे। तो अफगानिस्तान में 2 कौन है। तो अफगानिस्तान में 2 है, सोतुगई और मुंडी काक। सोतुगई एक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है मुंडी काक। क्या नाम है, मुंडी काक। सोतुगई और मुंडी काक। अब देखिए मुंडी काक और सोतुगई क्या है, ये दोनों अफगानिस्तान में पड़ते हैं स्थल, खनन स्थल याद कीजिएगा, खनन स्थल सोतुगई मुंडी काक। सोतुगई और दूसरा क्या है, मुंडी काक, आपको याद हो चुका होगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं। अब ये देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए ये जो हमारा है पंजाब का क्षेत्र है, हमारा जो वर्तमान भारत है पंजाब का क्षेत्र है। लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के पहले होता क्या था कि हमारा जो पाकिस्तान है, यहाँ पर हमारा ये सब पाकिस्तान के ही क्षेत्र में आता था। हम यहाँ पर थोड़ा सा टिक किए हैं, तो ये हमारा जो पाकिस्तान के हिसाब से आता था, हम यहाँ पर थोड़ा सा टिक किए हैं ना। ये देखिए हमारा क्या पाकिस्तान था। अब जब विभाजन हो गया तो इसे पूर्वी पंजाब कहा जाता है, और इसे पश्चिमी पंजाब कहा जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे पश्चिमी पंजाब में कौन कौन से खनन हुए हैं, कौन कौन से खोजे गए हैं। तो यदि हम बात करें हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो की, चन्हूदड़ो की, तो ये सब कहाँ खोजे गए हैं, पाकिस्तान में खोजे गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम लोग बेसिकली बात करें कि किस प्रांत से खोजे गए हैं, तो ये पंजाब प्रांत से कौन कौन से खोजे गए हैं। तो पंजाब प्रांत से एक ही खोजा गया है, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 1 नंबर डाल के, हम यहाँ पर 1 नंबर लिख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता किसे कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहाँ से खोजा गया है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि नहीं यार मेरे दोस्त, हम लोग तो थोड़ा सा, हाँ चलिए सब कुछ एकदम करेक्ट है ना। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा सभ्यता यहाँ से खोजा गया है। अब बात करोगे किस नदी पर, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की जब बात आती है तो कुछ लोगों के माइंड में डायरेक्ट क्लिक कर जाता है क्या, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे खोजा गया है। लेकिन मेरे दोस्त ये तो गलती है। क्या है, गलती है। सही क्या होगा, तो सही यही होगा कि हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर खोजा गया है। रावी नदी के तट। अब रावी नदी के तट पर खोजा गया है, तो अब कहोगे कि किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। अब कहोगे कब खोजा गया था, तो 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में खोजा गया था। लेकिन यदि क्वेश्चन तनिक थोड़ा सा घुमा कर अगर पूछ दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का, मोहनजोदड़ो का खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है, या फिर उत्खनन का श्रेय किसे दिया जाता है, तो उत्खनन का श्रेय जॉन मार्शल को दिया जाएगा। यदि उत्खननकर्ता के नाम पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी हैं और राखलदास बनर्जी हैं, जो कि मोहनजोदड़ो की
खोज किए हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा स्पीड से चलते हैं, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ समझना है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम स्पीड से चलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे पर खोजा गया। अब आ जाइए यहाँ पर, ये जो है ये प्रांत को हम सिंध प्रांत कहेंगे। अब सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत के बाद में इधर जो है ऐसे ऐसे ये सब मान लेते हैं कि ये क्या है, ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान। अब क्या है मेरे दोस्त, ये बलूचिस्तान है। अब बलूचिस्तान में एक नाम आपको याद आ रहा होगा, सूतका गेडोर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका सूतका गेडोर। क्या नाम है मेरे दोस्त, सूतका गेडोर। अब देखिए यहाँ पर सूतका गेडोर है। अब हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत में हम लोगों को 3 देखने को मिलता है। कौन सा, एक तो हमारा हो गया सूतका गेडोर। अब बात करोगे सूतका गेडोर किस नदी पर है, तो दास का नदी पर है सूतका गेडोर। और कौन सा है, तो और है बालाकोट, बालाकोट, बालाकोट। एक कौन है, सूतका गेडोर है। दूसरा क्या है, दूसरा है बालाकोट है। अब तीसरा क्या है, तीसरा आपका है दाबरकोट। ये स्थल जो है, ये स्थल आपका बलूचिस्तान प्रांत से खोजा गया है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा बलूचिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत से हमारा 3 देखने को मिलता है। लेकिन यदि हम बात करें सिंध प्रांत से, तो सिंध प्रांत से हमारा कितने देखने को मिलता है, तो सिंध प्रांत ये है। अब देखिए सिंध प्रांत में यदि हम दाएं साइड में जाएं, तो दाएं साइड में हमारा क्या है, मोहनजोदड़ो है। क्या है, मोहनजोदड़ो। यदि हम शुद्ध नाम देखना चाहिए, यदि गूगल में भी सर्च करें, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इसका क्या नाम है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। तो यहाँ पे ये जो, यदि हम सिंधु नदी के दाहिने तट पर देखें, तो मोहनजोदड़ो देखने को मिल जाता है उत्खननकर्ता में हम लोग देखें तो। यदि हम लोग दूसरे में यदि हम देखें कि मोहनजोदड़ो के बाद में क्या है, तो मोहनजोदड़ो के बाद में एक है चन्हुदड़ो और एक है कोट दीजी। एक है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ क्या है, कोट दीजी, कोट दीजी। और दूसरा क्या है यहाँ पर, चन्हुदड़ो, चन्हुदड़ो। देखिए आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन होना क्रिएट हो चुका होगा कि किस प्रकार से है। तो देखिए पहले 1 मिनट 2 मिनट में हम लोग रिवाइज करते हैं। 3 तो है बलूचिस्तान में, सूतका गेडोर, दाबरकोट, बालाकोट। अब सिंध प्रांत में 3 है, कौन कौन से है, कोट दीजी है, और क्या है, मोहनजोदड़ो है, चन्हुदड़ो है। बात क्लियर, 3 छठ हो गया ना। अब देखिए 2 है, एक सोतुगई मुंडी का, ये तो 2 है, 2 जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, बस 2 वही है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इधर मूव करते हैं। अब इतना तक तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम इसको डिलीट करने का प्रयास करता हूँ और हम एक एक करके पूरे भारत के खोज को हम लोग प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए पूरे भारत में यदि हम बात करें, तो पूरे भारत में 900 कमती मत सोचिएगा, थोड़ा सा नहीं है, 900 पूरा स्थल खोजे गए हैं, 900। अब हम 900 में हमको 900 पढ़ना अनिवार्य नहीं होता है, हमको उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना कि हमारे एग्जाम में आ जाए। हम 900 को याद करके हम याद करना बहुत कठिन पड़ जाता है 900, तो 900 हम लोग याद नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम उतना ही याद करेंगे जितना कि हमको याद होगा। देखिए क्या है, एक जम्मू कश्मीर है। यदि हम बात करें कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो एक यहाँ पे है मादा यहाँ पर खोज करता है। और यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर में एक स्थान एक खोज हुआ है जिसका नाम है मादा। अब मादा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब नदी के तट पर कौन सा है, मादा ना। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं हमारा पंजाब में आता है, फिर उसके बाद में देन हरियाणा में आता है। तो यदि हम बात करें पंजाब में, तो पंजाब में 2 ही स्थल हैं। कौन कौन से स्थल है, तो एक है रोपड़ और एक है संघोल। पंजाब यदि हम बात करें, यहाँ पंजाब की बात करें, तो एक हमारा है रोपड़, जिसका नाम है रोपड़, और दूसरा क्या नाम है, संघोल। अभी दोस्तों कहोगे कि रोपड़ से कौन कौन से खोजे गए हैं, संघोल से कौन कौन से खोजे हैं, तो दोस्त थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का लेकर आएंगे और आपके माइंड में घुसाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लीजिएगा कि कैसे याद होगा कैसे नहीं याद होगा, सब टेंशन को दूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे क्लास में आप लोग जुड़ चुके हैं और देखने का प्रयास कर चुके हैं।
अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। पंजाब के बाद में हमारा क्या है, बगल में ही हरियाणा है, उसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। हमारा क्या है, हरियाणा। हरियाणा हरियाणा से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि हरियाणा से कौन सा है। तो हरियाणा से हमारा एक है बनवाली। बनवाली है। पहला कौन सा है, पहला तो हमारा हो गया बनवाली हो गया। दूसरा यदि हम बात करें बनवाली से, तो बनवाली से हमको क्या मिलता है, मिट्टी के हल के साथ। क्या है, मिट्टी के हल के साथ। मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ से, बनवाली से। अब मिट्टी के हल के साक्ष्य कहोगे तो कैसा मिट्टी का हल क्या होता है। अब हम हल देखे होंगे जो कि किसानों बैलों के साथ जो लगा करके उनके गले में कह सकते हैं लगा करके जोता जाता है खेत को। वो क्या होता है, पहले पुराने ज़माने की किसानी होती थी। आप लोग इस प्रकार से कुछ देखे होंगे। ये हमारा क्या हो जाता है कि यहाँ पर कुछ कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारा इस प्रकार से हमारा कुछ फाड़ हो जाता है और यहाँ पर कुछ निकला रहता है। अब यहाँ पर जो होता है हमारा, ये हमारा क्या है, ये हल हो गया। ये इस चित्र को देख रहे होंगे, ये क्या हमारा हो गया, हल हो गया, जो कि किसानों बैलों के साथ लगा करके जोता जाता था। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जब हल हो गया, इस हल का जो मिट्टी के साक्ष्य, यानी कि ये जो हल है लकड़ी का नहीं बना था, ये मिट्टी का। इस मिट्टी के साक्ष्य कहाँ से मिले गए हैं, तो बनवाली। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बनवाली से। तो हम लोग यहाँ से मैप से भी देख चुके हैं हल का मैप कैसे होता है, हालांकि बनाने तो नहीं आता है, इतना तो बना दिए, बहुत कुछ किए। अब चलते हैं हल के साक्ष्य कहाँ से मिले गए हैं, तो बनवाली से। अब हरियाणा में एक ही तो स्थल खोजा नहीं गया है। अब और हल देखते हैं कौन सा, राखी गढ़ी। अब राखी गढ़ी से कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, तो राखी गढ़ी से रुको, एक मिनट। राखी गढ़ी से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। क्या, राखी गढ़ी से पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका खोजकर्ता कौन है। तो राखी गढ़ी का खोजकर्ता बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कौन से, राखी गढ़ी की खोजकर्ता सूर्यभान। अब देखिए सूर्यभान राखी गढ़ी। अब देखिए इस याद कैसे करेंगे। आप लोग जो रक्षाबंधन के त्यौहार पर आप देखते होंगे कि जो पहले के ज़माने में रक्षाबंधन कैसे आता था। आजकल तो एक धागे के नुमा होता है, उसमें कुछ गुड़िया उड़िया लपेट करके इसे बना दिया जाता था। लेकिन जब पहले के ज़माने में देखते होंगे, वो सोख्ता वाला जो मोटा सोख्ता सा रहता था, उसको हाथ में ऐसे बांध देते थे, एकदम पूरा यहाँ से लेकर के एकदम पूरा हाथ भर जाता था। और उसमें क्या छोटे छोटे जैसे सूर्य भगवान, जैसे सूर्य नहीं होते हैं, उसी प्रकार से उसमें झालर मोती जैसा लटका रहता था। तो आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं कि राखी गढ़ी सूर्यभान से। लेकिन यदि हम राखी गढ़ी से यदि आपको क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, कि क्वेश्चन में यदि पूछ लिया जाए कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है खोजकर्ता में, तो आप बताओगे सिंधु सभ्यता में तो मोहनजोदाड़ो। पूरे सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदाड़ो। लेकिन यदि बात करते हैं भारत में स्थित सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो वो है आपका राखी गढ़ी। तो इसको याद कीजिएगा, राखी गढ़ी क्या है, भारत में सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है, राखी गढ़ी। अब इसके अलावा एक और है भगवानपुर। क्या नाम है, भगवानपुर कौन सा है, एक और भगवानपुर। सबसे पहले बनवाली, राखी गढ़ी, भगवानपुर, इस प्रकार से हम लोग देख लेते हैं कौन सा, हरियाणा में। अब हरियाणा के बाद में एक और अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट एकदम उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश आप लोग जानते होंगे कि सबसे यदि हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो हमारा है, उत्तर प्रदेश में हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो हमारा पूर्वी स्थल है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, तो हमारा हो जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि एक आलमगीरपुर, कौन सा है, आलमगीरपुर। यूपी में हम बात करते हैं तो यूपी में आलमगीरपुर कौन सा है, उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर के अलावा कौन सा है, संघोली। आलमगीर हो गया, आलमगीर के अलावा संघोली हो गया। अब संघोली के अलावा में और क्या हो गया, बड़गांव हो गया, बड़गांव। इस प्रकार से यूपी में आलमगीर, संघोली, बड़गांव, ये 3 स्थल खोजे गए। हालांकि स्थल और खोजे गए हैं, लेकिन यदि हम बात करें पेपर में पूछने के दृष्टिकोण से तो बस इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब देख सकते हैं यूपी में। अब यूपी के बाद में हम लोग चलते हैं राजस्थान में। यहाँ पर बगल में ही राजस्थान है। यदि चलो अच्छा, यूपी में क्या है हमारा,
ये है ना। अब मान लेते हैं क्या हमारा, ये है हमारा आलमगीरपुर। क्या है हमारा, आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे पर या तट पर स्थित है। तो आलमगीर है, ये सबसे पूर्वी सिंधु सभ्यता का स्थल है। सबसे पूर्व में यदि खोजा गया है तो सिंधु सभ्यता का स्थल सबसे पूर्व में है। अब देखने का प्रयास करता हूँ राजस्थान में ना। तो राजस्थान में अब चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन है, एक तो कालीबंगा का आपको नाम तो जुबान पर टहलता होगा, कालीबंगा। कालीबंगा, इसमें स्याही नहीं है इसलिए इसको रखते हैं। क्या है, कालीबंगा। कौन सा, कालीबंगा। अब कालीबंगा में क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ खनन में मिली हैं। क्या मिली हैं, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या मिली हैं, काले रंग की चूड़ियाँ कौन से, कालीबंगा में मिली हैं। और जोते हुए खेत के निशान, जोते हुए खेत के निशान, जोते हुए खेत के निशान। अब देखिए मिट्टी के हल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, बनवाली में, जो कि हरियाणा में पता है। उसके नीचे राजस्थान है, राजस्थान में काले रंग की चूड़ियाँ और जोते हुए खेत के निशान, जो कि जिससे हमारा एक क्या हो गया, हमारा खेत हो गया। अब यहाँ पर ऐसे 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 हल लगाया जाता है, इस प्रकार से जोता जाता है। और ये जोते हुए खेत के निशान कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगा से। अब एक कालीबंगा से जोते हुए खेत के निशान मिले हैं। अब हम लोग चलते हैं एक और देख लेते हैं कि कालीबंगा के अलावा और कौन सा है राजस्थान में इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। एक है बालाथल, बालाथल, ये बालाथल है। अब इसके अलावा हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और आगे तक ना। तो कालीबंगा में काले रंग की चूड़ियाँ, जोते हुए खेत के निशान, बालाथल ये है स्थल है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कालीबंगा है, कालीबंगा के खोजकर्ता कौन से थे। तो खोजकर्ता हैं लाल एवं थापर, लाल एवं थापर, यानी कि काले से याद हो जाएगा लाल, और थापर यानी कि इस प्रकार से याद कर सकते हैं, काले लाल थापर ना, लाल थापर इस प्रकार से किसके, कालीबंगा के खोजकर्ता है लाल और थापर। काले रंग की चूड़ियाँ से मिली हैं। अब हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र में, जो कि ये है, यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम है। और यहाँ पर हम लोग देखने ये उत्तर, अभी ये जो गुजरात है, अब गुजरात को देखने का प्रयास करेंगे, गुजरात को भी देखेंगे अंतिम में। तो ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में एक है दाइमाबाद, दाइमाबाद है। अब तो दाइमाबाद है, दाइमाबाद यदि हम बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अब दाइमाबाद है, ये क्या है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है दाइमाबाद। अब हम लोग चलते हैं अपने गुजरात साइड की ओर में। तो गुजरात साइड की यदि हम चले बात करें तो यहाँ पर आप लोग यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने गुजरात की साइड की ओर, देखते हैं कि गुजरात में कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं। गुजरात में आप जो लोथल हो गया, इस प्रकार से जो कुछ भी है उसको देखने का प्रयास करेंगे। बट दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही आग्रह है कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और एक दो दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने गुजरात साइड की ओर। और यदि आधुनिक भारत में या फिर आज़ादी के बाद में पूछा जाए कि आज़ादी के बाद में सबसे अधिक पुरातन स्थल किस स्टेट से, किस राज्य से खोजे गए हैं, तो वो है आपका गुजरात। इसलिए हम गुजरात को थोड़ा सा अंतिम में लेने का प्रयास किए हैं। क्या है, नाम है गुजरात ना, गुजरात। अब देखिए गुजरात में कौन सा है, तो गुजरात में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आपके नज़रों के सामने से गुजरेगा लोथल। लोथल ना, लोथल क्या है, आपकी नज़रों से सबसे पहले गुजरेगा, क्योंकि आपका लोथल 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 आपको याद हो गया होगा। लोथल किस नदी पर, तो भोगवा। किस नदी पर, तो भोगवा। अब देखिए लोथल कौन सी नदी पर स्थित है, तो लोथल नदी पर है भोगवा, भोगवा नदी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है कौन, लोथल। अब देखिए लोथल क्या है, लोथल क्या है, लोथल यहीं पर है ना, इधर है। अब देखिए लोथल क्या है, लोथल से क्या किया जाता है, एक बंदरगाह है जिसे पत्तन कहा जाता है, बंदरगाह। यहाँ से विदेशी आते थे, यहाँ से अपना व्यापार करते थे, यहीं से सब कुछ लेकर जाते थे। और कहा जाता है कि लोथल से हमारा हाथी के दांत मिलते हैं, चावल के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस प्रकार से क्यों भाई, यहाँ से बंदरगाह है, पत्तन है, तो यहाँ से अब चावल लेकर जाएंगे तो यहाँ चावल का तो कुछ गिरेगा ही
अप्लायंस, तो वहीं चावल के साँच मिलते हैं, घोड़े के दांत मिलते हैं, उसका भी व्यापार होता है। तो इस प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं। तो जो गुजरात हमारा है, गुजरात कहा जाता है कि गुजरात बंदरगाह है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है, और यहीं से कह सकते हैं कि पूरे सिंधु सभ्यता का व्यापार किया जाता था। चावल के साथ और अग्निकुंड भी मिले थे। क्या मिले थे? अग्निकुंड भी यहाँ से मिले थे। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि क्या हुआ, लोथल से हमारा क्या हो सकता है, लोथल से हमारा चावल के साथ, चावल के साथ हाथी दांत हो गया, और क्या हो गया, और हो गया अग्निकुंड, अग्निकुंड। इस प्रकार से गुजरात में ना। अब चलते हैं लोथल के बाद में हमारा और आगे क्या है, और है हमारा धौलावीरा, धौलावीरा। अब देखिए धौलावीरा से हम लोग क्या करते हैं कि धौलावीरा में हमारा क्या है, धौलावीरा में 3 नगर, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा क्या हमारा नाम है इसका, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, और जितने भी स्थल हो गए ना, उसमें जो राज्य जो नगर होता था वो 2 नगरों में विभक्त था। 2 कह सकते हैं, एक उच्च कोटि के लोग रहते थे एक में, और एक में निम्न कोटि की, यानी नगर 2 भागों में विभक्त था। ये 1 कोटि का हो गया और ये 2 कोटि का हो गया। और जिससे कि आप कह सकते हैं कि ये जो उच्च कोटि के लोग रहते थे उसका जो दीवार कह सकते हैं, उसका जो भी लंबाई होती थी उच्च होती थी, और जो निम्न कोटि में किसान हो गए, मजदूर हो गए, इस प्रकार से रहते थे। तो इसमें सिंधु सभ्यता में जैसे कि हड़प्पा में हो गया, मोहनजोदड़ो में हो गया, तो इसमें जो राज्य था वो 2 प्रांतों में विभक्त था। लेकिन यदि हम बात करें धौलावीरा में, तो धौलावीरा में कितने भागों में, तो 3 भागों में विभक्त था, 3 भागों में विभक्त था। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि कौन कौन से भागों में किस प्रकार से विभक्त था। तो इस प्रकार से विभक्त था। अब हम लोग चलते हैं धौलावीरा का, तो मेन खासियत आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं धौलावीरा के अलावा, धौलावीरा के अलावा हमको चलना है अब कहाँ, हाँ चलो अच्छा, सूतकोटदा, सूतकोटदा, सूतकोटदा। अब देखिए सूतकोटदा में क्या है, सूतकोटदा में घोड़े के अवशेष, घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सूतकोटदा से। सूतकोटदा कहाँ है, गुजरात साइड में स्थित है। और फिर क्या है, रंगपुर, रंगपुर में क्या है, रंगपुर में कह सकते हैं, रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर में चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब इसके अलावा और कौन कौन से स्थल खोजे गए हैं, तो एक है भगत राव हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया, रोजदी हो गया, रोजदी हो गया। इस प्रकार से देखे गए हैं। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत में सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो गुजरात से ही खोजे गए हैं। अब हम लोग इसके अलावा चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए थोड़ी सी पॉइंट, यदि कि नगर विभाजन में, यानी कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे, इसके नगरीय सभ्यता के संबंध में कुछ 2-4 बातें कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए थोड़ा सा 2 मिनट अब कंसंट्रेट कीजिएगा अपने माइंड को और देखने का प्रयास करेंगे। 1 मिनट, चलिए। क्या है हमारा नगर नियोजन, किस प्रकार से नगर नियोजन में हमारा क्या हो गया, नगर नियोजन में हमारा एक पद्धति होती है जिसे ग्रीक पद्धति कहते हैं। ग्रीक पद्धति क्या कहते हैं, सॉरी ग्रीक नहीं, ग्रीड पद्धति कहते हैं, ग्रीड पद्धति कहते हैं। अब कहते हैं ग्रीड पद्धति क्या है, नगरीय यानी नगर नियोजन में ग्रिड पद्धति क्या होती है, तो ग्रिड पद्धति कहती है कि सिंधु सभ्यता के लोग इस प्रकार से चौड़े चौड़े सड़क, और इस सड़क यानी कि ऐसे सड़क बनाते थे, और यहाँ पर ये जो कोना है इस कोने में सड़क के अंदर स्थित घर बनाते थे। यहाँ से इस प्रकार से घर बनाते थे, और इस घर में भी इस छोटे छोटे जो कि कह सकते हैं गली होती थी, गली में भी रोड होता था, और ये जो होता है ये 8 से 10 फीट चौड़ा होता था, और ये 3 से 4 फीट चौड़ा रोड बनाता था। तो इस प्रकार के जो रहन सहन को हमको क्या कहा जाता है, ग्रिड पद्धति कहा जाता है। यानी कि जो नगर नियोजन किस पद्धति में था, तो ग्रिड पद्धति में था। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग चलो अच्छा गेट रोड के बारे में सब लोग आगे चर्चा करते हैं, दरवाजे के विषय में।
अब यहाँ हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इसे ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे में हमारा क्या है क्या नहीं है इसके विषय में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा एक कह सकते हैं फर्स्ट में क्या है, 2 भाग में विभक्त था, यानी कि नगर 2 भाग में विभक्त था। एक उच्च नगर, एक निम्न नगर कहा जाता है। उच्च नगर में उच्च कुल के लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे। निम्न नगर में क्या करते थे, निम्न लोग जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, और इस प्रकार से लोग रहते थे। अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं दूसरे में। यदि हम दूसरे में बात करते हैं तो दूसरा हमारा क्या हो गया, ईंट से संबंधित, ईंट से संबंधित हम लोग कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमारा घर होता था, घर इस प्रकार से, यानी कि इसको दीवार कहते थे, यानी कि 6 दीवार कहते थे। इसमें हमारा क्या होता, छोटा छोटा घर बना रहता था। अब इस घर में क्या होता था कि ये जो होती है इसमें कच्ची ईंट लगी होती है, कच्ची ईंट, यानी कि जो 6 दीवारी आ रही है इसे घेरा जाता था, उसे कच्ची ईंट कहा जाता था। कच्ची ईंट लगी होती है, और ये जो घर अंदर बना होता है ये पक्की ईंट की बनी होती है, पक्की ईंट की बनी होती है। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे जो ईंटों की लंबाई रेशियो क्या है, तो 4:2:1, 4:2:1 की ईंट होती है, यानी कि 4 उसकी लंबाई होगी, 2 इसकी चौड़ाई होगी और 1 उसकी मोटाई होगी। इस प्रकार के ईंट देखने को मिलते हैं। अब ईंट के बाद में हम लोग देखते हैं सड़क। तो सड़क हमने बता चुका हूँ, सड़क क्या है, तो सड़क ऐसे ऐसे जैसे कि हमारा इस प्रकार से, तो ये जो हमारी होती थी, एक घर की आरी इसका सड़क होता था, और इसके बीच में हम लोग घर बनाते, यानी सिंधु सभ्यता के लोग घर बनाते थे इस प्रकार से, और इसमें भी गली होती थी इस प्रकार से। और ये जो बाहर की गली होती है जिसे मेन सड़क कहा जाता है, इसकी चौड़ाई 10 फीट के करीब होती थी, और ये जो बीच में गली होती थी इसकी चौड़ाई 3 से 4 फीट के बीच में होती थी। अब हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, ये तो हमारी सड़क के विषय में हो गई। अब इसमें दरवाजे किस प्रकार से लगाए जाते हैं, दरवाजे, तो दरवाजे जो होते हैं वो घर के अंदर, यानी कि जो गली होती थी उधर के साइड में लगवाते थे। अब लगवाने का कारण ये हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए, या फिर बाहर से जो धूल, यानी कि मेन सड़क जो होती है उस पर धूल उधिनाने की वजह से अंदर की तरफ से गेट खोले जाते थे। अब इसके अलावा हम लोग चलते हैं कुएँ की। तो कुएँ में क्या होता था, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो एक कुएँ कहाँ पे लगवाते थे, तो सिंधु सभ्यता के लोग कुएँ का अवशेष देखने को मिलता है, उनके घर के आंगन में एक कुआँ होता था, और इन्होंने अपने पंडोहे की निकासी से अपना पानी निकालते थे, और ये सड़क के, यानी कि जो मेन नाली होती थी उसमें डाल दिया जाता था इस पानी को। और उस पानी को जाने के बाद में एक हौज होती थी, और हौज के आगे एक नदी या फिर कह सकते हैं नाले को निकाला जाता था, और इधर से जो भी कुछ गंदगी, मिट्टी या फिर कह सकते हैं कचरा जाता था इस हौज में इकट्ठा हो जाता था, और यहाँ से निकाल करके हौज को साफ कर दिया जाता था। तो इससे कि नाली को जाम होने में सही, यानी कि जाम न होता था, इस प्रकार से होता था। अब हम लोग दरवाजे के बाद में हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं, दरवाज़ा तो हो गया हमारा। अब इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, शौचालय। हाँ, शौचालय। अब आप कहोगे कि भाई शौचालय का तो हम लोगों के समय से शौचालय प्रारंभ हो गया, कि भाई शौचालय चलो, और स्वच्छ भारत मिशन चालू हो गया। तो क्या इससे पहले नहीं था मेरे दोस्त? ये तो अब आप लोग चालू किए हैं ना, इससे पहले 25,000 ईसा पूर्व तक देखने को मिलता है शौचालय का, यानी कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो शौचालय से परिचित थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि शौचालय का प्रयोग कहाँ से हुआ था, तो सिंधु सभ्यता के लोग से ही शौचालय का प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए सामूहिक भवन, जो सामूहिक भवन क्या है ना, सामूहिक भवन में कह सकते हैं कि सामूहिक भवन में एक विशाल अन्नागार मिला है। और देखिए एक जो तालाब होता है, यहाँ पर देखिए सकते हैं ये हमारा तालाब हो गया। तालाब के इधर क्या हो सकता है, कह सकते हैं इधर क्या है, इसके चारों ओर से क्या है, ये हमारा घाट बना रहता है, यहाँ से सभी लोग जाते हैं, नहाते हैं, और नहाने के बाद में यहाँ पर 2 लगे होते हैं जिसे कहते हैं घर बना रहता है, यहाँ कपड़ा वस्त्र बदलने का घर होता था। तो इस प्रकार से जो देखने को मिलता है ये सामूहिक भवन के रूप में देखने को मिलता है। तो हमारी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे इस प्रकार से सामूहिक भवन के रूप में रहते थे और अच्छे से विकसित होते थे। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास कंटिन्यू, यानी कि कंप्लीट होती है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को दोबारा
रिपीट करके देख लीजिएगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने का प्रयास हो जाएगा। और यदि कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं और इसी तरह से आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। उम्मीद चाहता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों हमारा ये क्लास आज कंप्लीट होता है। कैसा क्लास लगा, क्लास के बारे में आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने के लिए। इसके आगे एक और वीडियो है, उसको देखने के बाद में सिंधु सभ्यता का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, चाहे वो बीपीएससी हो, दरोगा हो, यूपी पुलिस हो, चाहे जो कुछ भी, चाहे एनटीपीसी, ग्रुप डी, जिसमें भी यदि जीके जीएस पूछा जाएगा उसमें हम लोग इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी जानने का प्रयास नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग सीखने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।